हेलो फ्रेंड्स, अशोक कैश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी के लिए कुछ नई खबर थी और जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, तो मैंने सोचा कि इसके लिए भी एक वीडियो बना करके आपको समझा दूं कि इसमें क्या क्या नई बातें शामिल की गई हैं। और एक नोटिफिकेशन का वीडियो हमने पहले भी डाल दिया था, तो आप चाहो तो उसको भी देख लो, क्योंकि वहाँ पर आपको फॉर्म भरने से संबंधित कुछ नई जानकारियाँ जो हैं वो आपको दी गई हैं। तो यहाँ पर कुछ मुख्य बातें थी जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई हैं, तो आप देख सकते हो इसको जा करके। यहाँ पर यूपीएससी ने एक नया सुधार किया है कि जो बच्चे 2026 में मान लो सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनको मान लो एक रैंक मिल गई, आईपीएस मिल गया, ठीक है, वो 2027 में फिर से देते हैं अटेम्प्ट रैंक सुधारने के लिए, तो उनको एक ही बार अटेम्प्ट मिलेगा, मतलब 2027 में ही दे पाएंगे, फिर 2028 से वो रैंक सुधारने के लिए नहीं दे पाएंगे अटेम्प्ट। उनके लिए या तो वो अपने जिस मान लो आईपीएस में सेलेक्ट हैं तो वो अपने पद से इस्तीफा दें, इस्तीफा देने के बाद वो फिर से एग्जाम दें करके। तो यही एक सुविधा जैसे पहले की आईएएस के एग्जाम में हुआ करती थी कि आप एक बार आईएएस में सिलेक्ट हो गए तो आपको दोबारा आईएएस बनना है या दोबारा अपनी रैंक और अच्छी करनी है तो आपको इस्तीफा देना पड़ता था, ठीक है। तो वही सुधार उन्होंने किया है कि अगर आप एक बार सिलेक्ट हो गए हैं, अपनी रैंक सुधारना चाहते हैं तो एक ही बार अटेम्प्ट मिलेगा, ठीक। वही बात यहाँ पर लिखी हुई, वही मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ मुख्य बातें थी जो मैंने टेलीग्राम पर भी जारी कर दी, आप चाहो तो टेलीग्राम में जाकर देख लीजिए। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम पर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं और पीडीएफ भी आपको फ्री उपलब्ध कराई जाती है। तो आप चाहो तो नोटिफिकेशन वहाँ पर टेलीग्राम में जाकर के भी हमसे जुड़ सकते हो। पहली बात तो इन्होंने क्या बोली है कि पहले से अगर आप आईएएस और आईपीएस हैं तो दोबारा आपको फॉर्म फिल करने का मौका नहीं मिलेगा, पहली बात, ठीक है। पहले से आप जैसे सीएससी एग्जाम में पहले से ही आईएएस और आईपीएस में नियुक्त हैं तो आपको दोबारा इसमें फॉर्म फिल करने का मौका नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकते। यदि नियुक्ति प्रीलिम्स 2026 के बाद होती है, अगर आपकी नियुक्ति मान लो 2025 में आप मान लो सिलेक्ट हो गए, सिलेक्ट का मतलब 2025 का एग्जाम दिया, प्रीलिम्स आपका हो गया, मेंस दिया, मेंस भी हो गया और इंटरव्यू दे रहे हो आप, ठीक है। उसी बीच में आप प्रीलिम्स का एग्जाम भी दे रहे हो 2026 का, ठीक है, 2026 का आप एग्जाम भी दे रहे हो, 2026 का आपने प्रीलिम्स पास कर लिया, ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपने जो है इंटरव्यू दिया था और फाइनल आपका 2025 में भी सिलेक्शन हो गया। तो 2025 में अगर आप आईएएस और आईपीएस बन जाते हो, आईएफएस, तो आपको 2026 की जो मेंस की प्रक्रिया होगी, प्रीलिम्स यहाँ भी पास कर लिया आपने, मेंस की प्रक्रिया होगी तो वहीं पर आपकी रोक दी जाएगी, मतलब कि किसी भी सेवा के लिए योग्य नहीं होंगे, आगे की किसी भी सेवा के लिए योग्य नहीं होंगे। तो पहली बात तो आपकी ये हो गई, ठीक है, मेंस नहीं दे पाएंगे और सीएससी 2026 की किसी सेवा के लिए योग्य नहीं होंगे, ये भी याद रखना, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि पहले से अगर आईपीएस अधिकारी हैं, मान लो कि आप पहले से आईपीएस अधिकारी हैं और दोबारा अपनी रैंक सुधारने के लिए फिर से फिल कर रहे हैं, तो आप रैंक सुधारने के लिए आईएएस या उससे ऊपर की पोस्ट आप फिल कर सकते हो। दोबारा आप प्रेफरेंस में आईपीएस को नहीं चुनोगे कि आप एक बार आईपीएस हो फिर से चाहो तो आईपीएस, फिर सोचोगे कि हो सकता है कि मैं अपने होम कैडर में आ जाऊँ या कुछ ऐसा हो जाए, तो दोबारा आप जो है आईपीएस नहीं भर सकते, ठीक। तीसरी बात यह है, क्या है कि सीएससी 2026 में आईपीएस ग्रुप ए सेवा मिलने पर, यदि आपको 2026 से आईपीएस ग्रुप ए की सेवा सर्विस मिली है तो आप एक बार ही ट्रेनिंग छूट का लाभ ले सकते हो। जैसे कि 2026 में आप प्रीलिम्स दिए, मेंस दिए और इंटरव्यू दिए, सिलेक्ट हो गए, लेकिन आपको रैंक आईआरएस मिली, ठीक, आईआरएस में सिलेक्ट हो गए। अब आप सोचोगे कि 2027 में मैं फिर से अटेम्प्ट दूं, मुझे आईएएस बनना है, तो 2027 में आप अगर फिर से दोगे तो एक ही बार आपको मौका मिलेगा कि आप एक ही बार फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो फिर आपको आईआरएस ही ज्वाइन करना पड़ेगा, समझे। तो ट्रेनिंग छूट एक ही बार मिलेगी, तो ये 2027 में सुधार के लिए एक बड़ा प्रयास था, ठीक है। और फिर इसके बाद चौथा नंबर जो है पॉइंट ये है कि ज्वाइन ना करने या छूट ना मिलने पर, न लेने पर, मान लो कि अगर आप 2026 में चयन के बाद, मान लो 2026 में आप प्रीलिम्स देते हो, 2026 में प्रीलिम्स देते हो, मेंस देते हो और इंटरव्यू सिलेक्ट हो जाते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करते हो, 2027 में भी एग्जाम देते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी रैंक मान लो आईआरएस मिली, ठीक है, आप 2027 में भी देते हो एग्जाम और फिर से आपको जो है आईपीएस मिल गया या कोई और रैंक मिल गई, तो आपको कोई ना कोई एक सर्विस ज्वाइन करनी पड़ेगी, या तो आईआरएस ज्वाइन करो या तो आईपीएस। अगर दोनों आप नहीं करते हो, ना तो ज्वाइन करते हो ना तो आगे की छूट लेते हो, ठीक है। मेरा मतलब कहने का यहाँ पर ये, चौथे नंबर को फिर से समझ लो, थोड़ा सा हो सकता है कि समझने में दिक्कत हो, कि मान लो 2026 में आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है, आपको आईआरएस रैंक मिल गई, अब 2027 में आप फिर से देना चाहते हो एग्जाम, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, छूट लेने के लिए डीओपीटी से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी कि 2027 में आपको फिर से एग्जाम देना है, तो आप क्या करोगे, छूट लोगे, ज्वाइन नहीं करोगे कौन सी सर्विस, आईआरएस की। अगर आप दोनों में से कुछ नहीं करते हो, ना तो इसको ज्वाइन करते हो ना तो छूट लेते हो, तो आपका आवंटन क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। बात ये है, ठीक है। पहले हो सकता है कि आपको समझ में ना आई हो बात, या मैं ही बताने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया हूँ। पांचवें नंबर पॉइंट में क्या है कि इसमें दो बातें हैं, ठीक है, बेहतर रैंक मिलने पर या चयन न होने पर। 2027 में परीक्षा देने के बाद चयन की स्थिति क्या होगी, बेहतर रैंक मिलने पर, यदि आपको 2027 में बेहतर सेवा मिलती है तो आपको 2026 और 2027 की सीटों में से किसी एक को चुनना होगा, दूसरी को रद्द करना होगा। मान लो कि 2026 में आपकी रैंक आईआरएस आपको मिली 2026 में, ठीक, ये 2026 में एग्जाम्पल से बढ़िया समझते हैं। दूसरा क्या है, आप आईपीएस बन गए 2027 में, तो आपको किसी एक को चूज करना पड़ेगा, या तो 27 आईपीएस चूज कर लो या आईआरएस चूज कर लो, ठीक है। तो एक को चूज करोगे तो दूसरी रद्द हो जाएगी,
ठीक है, ये चीज़ करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, चयन न होने पर यदि 2027 में कोई सर्विस नहीं मिलती, मतलब आप सेलेक्ट नहीं होते 2027 में, ठीक है, यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड होते हो आप, ठीक, नॉट क्वालिफाइड, ठीक है। पेन भी एक तो नहीं काम कर रहा है, नॉट क्वालिफाइड होते हो, ठीक है। तो आप वापस जाकर अपनी 2026 वाली सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब IRS में आप सेलेक्ट हुए थे, दोबारा आपने रैंक सुधारने के लिए 2027 में एग्जाम दिया, आपका प्रीलिम्स में ही नहीं हुआ, प्रीलिम्स नहीं हुआ तो फिर आपको IRS ही ज्वाइन करना पड़ेगा दोबारा जाकर के। छठवां नंबर क्या है, अंतिम चयन के बाद ज्वाइन न करना। यदि आप अपनी चुनी हुई अंतिम सेवा, मान लो चाहे वो 2026 की हो या 2027 की, ठीक है, ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करते तो आपके दोनों आवंटन रद्द कर दिए जाएंगे। वही चीज़ चौथे नंबर वाली बात, मान लो 2026 में आप देते हो, आप IPS सेलेक्ट हुए, 2027 में फिर से देते हो ट्रेनिंग में छूट लेकर के, आप IAS बन जाते हो। अब दोनों में से कोई नहीं, मतलब कोई भी ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करते तो आपका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपका 7 नंबर मैंने बता ही दिया था। 8वें नंबर क्या है कि पुराने सर्विस अधिकारियों के लिए 2025 या उससे पहले, मान लो कि 2025 में वो सिलेक्ट हो जाते हैं या 2024 में पहले से ही IAS हैं या IPS हैं, IAS तो होंगे नहीं, IPS हैं, ठीक है, 2024 में, तो वो क्या करेंगे, जो लोग 2025 या उससे पहले किसी सेवा में हैं उन्हें बिना इस्तीफा दिए 2026 CSC 2026 या CSC 2027 में किसी एक में बैठने का मौका मिलेगा। मतलब कि अगर वो 25 में सेलेक्ट हो जाते हैं तो एक मौका उनको मिलेगा केवल, कि एक मौका वो अपने रैंक सुधार सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद वो फिर से देना चाहेंगे तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। वही बात मैंने जो शुरू में पहले बताई थी वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो 2028 या उसके बाद परीक्षा देने का चाहते हैं तो उन्हें पहले से इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी रैंक अपनी पोस्ट से इस्तीफा दें, उसके बाद ही उनको मिल पाएगी। तो मुख्य बातें ये थी। इसके साथ साथ 933 पोस्टों के लिए ये पोस्ट आई हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो बढ़िया से प्रेफरेंस के आधार पर डैफ वगैरह अच्छे से भर लेना, ठीक है। URN को जरूर भर लेना, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। इसको इस बार जो है 4 मॉड्यूल में पेपर जो फॉर्म फिल किया जाएगा, ठीक है। पहले मॉड्यूल में आपको URN भरना है, मतलब कि अकाउंट क्रिएशन करना है, ठीक है। दूसरे मॉड्यूल में आपको URN भरना है। तीसरे में आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और चौथा जो है आपकी मतलब जिस पोस्ट जिसके लिए आप एग्जाम देना चाहते हो, मान लो CDS के एग्जाम देना चाहते हो तो उसका फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन आधारित है, जिसका फॉर्म आएगा, जैसे CSC का इस समय चल रहा है तो CSC का ही आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन होता है, तो ये एप्लीकेशन नंबर आपको रखना है और URN नंबर रखना है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन पर या किसी बात पर UPSC से आपत्ति आपको दर्ज करानी है तो आपका एप्लीकेशन नंबर काम आएगा प्लस URN नंबर काम आएगा, ठीक है। ये याद रखना आप। पहला जो है अकाउंट क्रिएशन आपको करना है, समझ में आया, अकाउंट क्रिएशन। दूसरा URN, तीसरा क्या है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। चौथा जो फॉर्म आएगा UPSC के द्वारा, जो भी फॉर्म फिल किया आएगा जो भर्तियाँ आएंगी उसके लिए आपको चौथा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो ये चेंज होता रहेगा। बाकी URN एक ही बार फिल करना है, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक भरना दोस्तों, ठीक है। अकाउंट बनाना है तो बहुत ध्यानपूर्वक भरना, क्योंकि इस बार UPSC ने कुछ चेंजमेंट किए हैं जो हो सकता है कि आपको दिक्कत दें। चेंजमेंट कैसे हैं कि मतलब आप दोबारा उसमें सुधार नहीं कर सकते हो, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, तो एक ही बार भरना, लेकिन बहुत ध्यान से भरना, ठीक। तो फिर यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।